शुरुआत होती है 1968 से, जहां पॉलस अपनी गर्लफ्रेंड आयरिस को एक बहुत ऊंचे रेस्टोरेंट स्काईव्यू बिल्डिंग के उद्घाटन समारोह में ले जा रहा होता है। आयरिस इस सरप्राइज से बहुत खुश थी, क्योंकि यह टॉवर उस समय का सबसे ऊंचा बिल्डिंग था। उससे भी अजीब बात यह थी कि यह टॉवर तय समय से 6 महीने पहले ही बनकर तैयार हो गया था। अब उनके अलावा सैकड़ों लोग वहां इकट्ठा हो चुके थे, ताकि वे ऊपर जाकर उस नज़ारे का आनंद ले सकें। लेकिन जैसे ही वे लोग लिफ्ट से ऊपर जाने लगते हैं, आयरिस को धीरे धीरे डर लगने लगता है। उसे महसूस होता है कि उनके साथ कुछ बुरा होने वाला है। ऊपर पहुंचने पर वे देखते हैं कि वहां पहले से ही बहुत से लोग नाच गाना और पार्टी का मजा ले रहे हैं। आज इस भव्य कार्यक्रम को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग आए हुए थे, लेकिन पॉल को पता चलता है कि लोगों की संख्या ज्यादा होने की वजह से उन्हें आज टेबल नहीं मिलेगी, इसलिए नीचे वापस न जाना पड़े, इसीलिए वे खुद को मेहमान बताकर पार्टी में शामिल हो जाते हैं और बाकी लोगों के साथ पार्टी का आनंद लेने लगते हैं। इसी बीच आयरिस जब किनारे खड़ी होकर बिल्डिंग की ऊंचाई देख रही होती है, अचानक उसका मन खराब हो जाता है और वह जल्दी से वॉशरूम की ओर दौड़ जाती है। उधर पार्टी में कुछ ऐसी घटनाएं घटने लगती हैं जिनकी वजह से बहुत जल्द यहां एक बड़ी दुर्घटना होने वाली होती है। एक शैंपेन का कॉर्क उड़कर एक नुकीली चीज से टकराता है और फर्श की बनावट में दरार पड़ जाती है, लेकिन सभी लोग नाचने में व्यस्त होने के कारण इस पर किसी का ध्यान नहीं जाता। दूसरी ओर आयरिस वॉशरूम की ओर जाते हुए एक बच्चे को देखती है जो अकेला बैठा होता है। बच्चे की मां आयरिस को देखकर समझ जाती है कि उसकी हालत ठीक नहीं है, क्योंकि वह प्रेग्नेंट है। हालांकि आयरिस यह बात पहले से जानती थी और उसने आज पॉल को इसके बारे में बताने का फैसला किया था, लेकिन उसे डर भी था कि कहीं पॉल यह सुनकर उसे ठुकरा न दे। इसी दौरान पॉल खुद ही उसे प्रपोज कर देता है। जब आयरिस उसे अपनी प्रेगनेंसी की सच्चाई बताती है तो पॉल उल्टा और भी खुश हो जाता है। वे दोनों आखिरकार बहुत खुश होते हैं कि वे फिर से एक हो जाएंगे। तभी पीछे एक बच्चा लगातार नीचे सिक्के फेंक रहा होता है। एक गार्ड उसे ऐसा न करने के लिए कहता है, क्योंकि नीचे सिक्के गिरने से कोई घायल हो सकता है, लेकिन गार्ड के चले जाने के बाद भी वह बच्चा सिक्के फेंकता रहता है। इसी बीच एक सिक्का उड़ते हुए बिल्डिंग की लिफ्ट मशीन में फंस जाता है। उधर आयरिस और पॉल एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। वे अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करने वाले थे। तभी उस सिक्के के फंस जाने की वजह से बिल्डिंग के कुछ स्क्रू एक एक करके बाहर निकलने लगते हैं और एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। पहले गैस लीक होती है, फिर पास में बना डांस फ्लोर अचानक टूट जाता है, जिससे कई लोग उसी समय नीचे गिर जाते हैं। आयरिस देखती है कि पॉल लटका हुआ है। वह उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वह खुद भी नीचे गिर जाती है। तब तक चारों ओर अफरा तफरी मच चुकी होती है। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए नीचे जाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन पहले हुई गैस लीक की वजह से चारों तरफ आग लग जाती है, जिसमें और भी कई लोग फंस जाते हैं, मारे जाते हैं। दूसरी ओर जो लोग अभी भी जिंदा होते हैं वे बिल्डिंग के दूसरे हिस्से की ओर दौड़ने लगते हैं। जब कुछ लोग सीढ़ियों से नीचे उतरने की कोशिश करते हैं तो वह भी टूट जाती है, यानी अब नीचे जाने का एकमात्र रास्ता सिर्फ लिफ्ट ही बचता है। लेकिन वहां बहुत ज्यादा भीड़ होने की वजह से आयरिस लिफ्ट के अंदर नहीं जा पाती। इधर लिफ्ट में जरूरत से ज्यादा लोग भर जाते हैं, जिससे लिफ्ट नीचे गिर जाती है और उसमें मौजूद सभी लोगों की भयानक मौत हो जाती है। अब आयरिस घबरा जाती है और इस टूटती हुई बिल्डिंग के अंदर इधर उधर दौड़ने लगती है। वह न तो नीचे जा पा रही होती है और न ही इतनी ऊंचाई से गिरकर बचने की कोई उम्मीद होती है। तभी बिल्डिंग का एक पूरा हिस्सा ढह जाता है और वहां मौजूद बाकी सभी लोग नीचे गिर जाते हैं, यानी अब सिर्फ आयरिस ही जिंदा बची होती है। तभी उसे किसी के बचाने की आवाज सुनाई देती है। वह वही बच्चा होता है जिसे उसने शुरुआत में देखा था। आयरिस अब अपनी जान जोखिम में डालकर उस बच्चे को बचाने के लिए दौड़ती है, लेकिन तभी वह खुद भी फिसलकर नीचे गिरने लगती है। वह काफी देर तक एक हाथ से लटकी रहती है और बच्चे को बचाने की कोशिश करती है। आखिरकार उसकी उंगलियां जवाब दे देती हैं और वे दोनों नीचे गिर जाते हैं और अंत में सबकी मौत हो जाती है। तभी एक बड़ा खुलासा होता है। यह सब कुछ दरअसल स्टेफनी नाम की एक लड़की का सपना था, जो इस समय अपने कॉलेज की क्लास में मौजूद होती है। स्टेफनी पिछले 2 महीनों से लगातार आयरिस से जुड़ा यही सपना देख रही होती है। आज भी वह इस बारे में अपनी दोस्त को बताती है। असल में स्टेफनी आयरिस की पोती थी, लेकिन उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि वह बार बार अपनी दादी की इतनी भयानक मौत का सपना क्यों देख रही है, जबकि असल जिंदगी में ऐसा कुछ कभी हुआ ही नहीं। इसलिए अब वह घर लौटकर इस सपने की सच्चाई जानना चाहती है। अगले ही दिन स्टेफनी घर जाती है और अपने पिता मार्टिन से मिलती है, क्योंकि उसे आयरिस के बारे में जानना होता है कि वह अब कहां है। आयरिस पिछले कई दशकों से उनसे दूर रह रही थी। स्टेफनी अपनी मां के सामान में आयरिस का पता ढूंढने लगती है। तभी ऊपर से स्टेफनी का भाई चार्ली आ जाता है। वह स्टेफनी को देखकर ज्यादा खुश नहीं होता, क्योंकि कॉलेज जाने के बाद से स्टेफनी उसे ठीक से फोन नहीं करती और वह खुद को अकेला महसूस करने लगा था। चार्ली अपने कजिन्स से मिलने उनके घर जा रहा होता है, इसलिए स्टेफनी भी उसके साथ चल पड़ती है ताकि उसे वहीं से अपनी दादी आयरिस का पता मिल सके। रास्ते में स्टेफनी अपने भाई को अपने सपनों के बारे में सब कुछ बता देती है, कैसे पिछले 2 महीनों से वह बार बार वही सपना देख रही है जिसमें एक ऊंची बिल्डिंग में मौजूद सभी लोग मर जाते हैं, लेकिन ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं। उनकी दादी तो अब भी जिंदा है, फिर यह सपना बार बार क्यों आ रहा है। इसी रहस्य को सुलझाने के लिए स्टेफनी अपनी दादी आयरिस से मिलना चाहती है। जल्द ही दोनों अपनी चाची के घर पहुंचते हैं, जहां उनकी मुलाकात अपने कजिन एरिक और बॉबी से होती है। उनकी एक बहन जूली भी वहां होती है। इसके बाद स्टेफनी सीधे अपनी चाची ब्रेंडा और चाचा हावर्ड से मिलती है और उनसे अपनी दादी आयरिस का पता पूछती है।
लेकिन उसके चाचा हावर्ड अब आयरिस के बारे में कोई बात नहीं करना चाहते। वह गुस्से में कहता है कि कैसे उनके पिता पॉल की मौत के बाद आयरिस पागलों जैसी बातें करने लगी थी। वह बार बार बस यही कहती रहती थी कि स्काई टॉवर की उस दुर्घटना से जो लोग बच गए हैं वे सभी एक एक करके मर जाएंगे। आयरिस के दो बच्चे थे, एक खुद हावर्ड और दूसरी स्टेफनी की मां डार्लिन। आयरिस का ऐसा व्यवहार देखकर पुलिस ने हावर्ड और डार्लिन को उससे दूर कर दिया। स्टेफनी का मानना होता है कि उसकी दादी जरूर कुछ ऐसा कहना चाहती थी जिसे कोई समझ नहीं पाया। अब वह खुद अपनी दादी आयरिस से मिलकर सब कुछ जानना चाहती है। हालांकि चाचा हावर्ड अभी उसे कुछ नहीं बताता, लेकिन जब स्टेफनी उससे सवाल करती है तो उसे आखिरकार अपनी दादी के मौजूदा पते के बारे में पता चल जाता है। इसी दौरान उसे पुराने सामानों में अपनी दादी आयरिस और दादा पॉल की पुरानी तस्वीरें भी मिलती हैं। यानी यह सब कुछ 50 साल पहले उसी टॉवर की घटना से जुड़ा था जिसे स्टेफनी अपने सपनों में देखती रही है, लेकिन इस टाइमलाइन में वह घटना कभी हुई ही नहीं। लंबी ड्राइव के बाद स्टेफनी आखिरकार अपनी दादी आयरिस के घर पहुंचती है। उसका घर जंगल के बीचों बीच बना होता है और चारों तरफ कड़ी सुरक्षा लगी होती है। गाड़ी से उतरकर स्टेफनी इंटरकॉम पर बात करती है और अपनी दादी को यकीन दिलाती है कि वह उसकी पोती है, डार्लिन की बेटी। आयरिस पहले स्टेफनी से कहती है कि वह अपना फोन, गाड़ी की चाबी और बाकी सभी सामान बाहर रखे एक बॉक्स में डाल दे। वह कोई भी नुकीली चीज अंदर नहीं ला सकती। इसके बाद गेट खुलता है और डरी डरी सी स्टेफनी अंदर जाती है। वह देखती है कि आयरिस अब काफी बूढ़ी हो चुकी है। आयरिस उसे देखकर खुश तो होती है, लेकिन उसके पास नहीं आती। स्टेफनी यह भी महसूस करती है कि आयरिस हर समय डरी हुई रहती है, जैसे उसे किसी बड़ी दुर्घटना का डर हो। जब स्टेफनी अपनी मां डार्लिन के बारे में पूछती है तो वह अपनी दादी को बताती है कि पिछले 2 महीनों से वह लगातार वही सपना देख रही है जहां वे सभी उस टॉवर में मर जाते हैं, जबकि असल जिंदगी में ऐसा कुछ कभी हुआ ही नहीं। यह सुनकर आयरिस चौंक जाती है और बताती है कि वह सब कुछ असल में हुआ था। जिस दिन वह पॉल के साथ स्काई टॉवर गई थी वही सब सच में होने वाला था, लेकिन उसने उन सभी घटनाओं को पहले ही देख लिया था। जब छत पर पॉल उसे प्रपोज कर रहा था तब आयरिस ने जल्दी से भविष्य बदल दिया। क्योंकि वह भविष्य देख सकती थी, उसने उस बच्चे से सिक्का छीन लिया, आग को बुझा दिया और फर्श में आई दरार के बारे में सबको पहले ही चेतावनी दे दी। इस तरह पूरी घटना का रुख बदल गया। उस दिन टॉवर में जितने लोग मरने वाले थे, आयरिस ने भविष्य देखने की अपनी क्षमता के कारण उन सब की जान बचा ली। इसके बाद उस टॉवर को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन समय के साथ आयरिस ने यह महसूस करना शुरू किया कि जिन लोगों की जान उसने उस टॉवर में मरने से बचाई थी वे बाद में अलग अलग घटनाओं में मरने लगे। ऐसा लगने लगा जैसे असल में उनका मरना उसी टॉवर में तय था, लेकिन आयरिस ने भविष्य बदलकर उनकी जिंदगी बचा ली थी। अब मौत नहीं चाहती थी कि वे सब जिंदा रहें। स्टेफनी यह सुनकर हैरान रह जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। आयरिस बताती है कि जो लोग बाद में मरे वे ठीक उसी तरीके से मरे जैसे वे उस टॉवर में मरने वाले थे, और चूंकि संयोग से आयरिस खुद जिंदा बच गई थी इसलिए वह किसी तरह अब तक खुद को मौत से बचाती रही। लेकिन अब 2 महीने पहले उसे कैंसर होने का पता चला है, यानी वह ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगी। और ठीक उसी समय से स्टेफनी को भी वे सपने आने शुरू हो गए। आयरिस के अनुसार अब पूरे परिवार को बचाना जरूरी है, क्योंकि अगर आयरिस मर जाती है तो मौत एक एक करके उसके परिवार के सदस्यों के पीछे पड़ेगी। मौत उन सबका पीछा करेगी, क्योंकि असल में उनका पैदा होना ही नहीं होना था। इसके बाद आयरिस अपने इतने सालों के रिसर्च और नोट्स स्टेफनी को देने लगती है ताकि वह सब कुछ समझ सके, वे तरीके जिनकी वजह से आयरिस अब तक मौत से बचती आई है, और इसी कारण वह उस सेफ हाउस से बाहर नहीं निकलती। आयरिस मानती है कि इन्हीं जानकारियों की मदद से स्टेफनी अपने पूरे परिवार को बचा सकती है। इसी बीच एक मैग्नीफाइंग ग्लास हिलने लगता है और उससे सूरज की किरणें एक पेड़ की ओर फोकस होने लगती हैं। आयरिस यह देख लेती है, लेकिन अब भी स्टेफनी को अपनी दादी की बातों पर भरोसा नहीं होता। इन्हीं बातों की वजह से उसका बाकी परिवार आयरिस को पागल समझता था, इसलिए स्टेफनी डायरी लिए बिना ही वापस लौटने लगती है। दूसरी ओर आयरिस बाहर जाने का फैसला करती है। उसे अंदाजा था कि वह किस किस तरह से मर सकती है। वैसे भी मौत इतने सालों से उसके पीछे पड़ी हुई थी और अब तो कैंसर की वजह से उसका मरना तय ही था। लेकिन स्टेफनी को यकीन दिलाने के लिए कि वह सच कह रही थी और वह अपने पूरे परिवार को बचा ले, इसीलिए आयरिस डायरी देने के लिए बाहर निकलती है। वह स्टेफनी से कहती है कि अब आगे जो होने वाला है उसके बाद उसे उसकी हर बात पर यकीन हो जाएगा। वह स्टेफनी को दूर हटने को कहती है। तभी पीछे से एक पंखा टूटकर सीधे आयरिस के सिर में घुस जाता है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। उसने यह सब पहले ही अनुमान लगा लिया था और ठीक वैसा ही हुआ। अगले दिन पूरा परिवार आयरिस के अंतिम संस्कार में इकट्ठा होता है। वहां स्टेफनी अपने पिता और चाचा हावर्ड को सब कुछ बताती है कि कैसे आयरिस ने मरने से पहले उसे चेतावनी दी थी कि उसकी मौत के साथ ही मौत उनके पूरे परिवार के पीछे पड़ जाएगी, इसलिए सभी को सावधान रहना होगा। लेकिन उसकी बातों पर कोई विश्वास नहीं करता। उसी समय वहां स्टेफनी की मां डार्लिन भी आ जाती है, जो बचपन में उन्हें छोड़कर चली गई थी। स्टेफनी गुस्से में उससे दूरी बना लेती है। जब उसका भाई चार्ली उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसे मां से बात करनी चाहिए, तब भी स्टेफनी मना कर देती है। उसके लिए यह मुमकिन नहीं था।
क्योंकि उनकी मां ने बचपन में ही उन्हें और उनके पिता को छोड़ दिया था और अब वह उसे दूसरा मौका नहीं देना चाहती थी। अगले दिन हावर्ड पूरे परिवार के लिए लंच का आयोजन करता है क्योंकि अब सब लोग एक साथ थे। लेकिन स्टेफनी अपनी मां की मौजूदगी की वजह से वहां नहीं जाती और अपने घर लौटकर आयरिस की डायरी पर रिसर्च शुरू कर देती है। डायरी से उसे पता चलता है कि वे किन किन चीजों की वजह से मर सकते हैं और यह भी कि मौत उन्हें कभी नहीं छोड़ती, क्योंकि जिनका इस दुनिया में होना ही नहीं था उनका पीछा वह जरूर करती है। उधर लंच के दौरान एक गिलास टूट जाता है और गलती से कांच का एक टुकड़ा बर्फ में गिर जाता है, यानी वह किसी न किसी सदस्य के गिलास में जाने वाला होता है। इसके बाद हावर्ड अपनी बहन डार्लीन से मिलने जाता है क्योंकि वह कई सालों बाद लौटी थी। उसे पता था कि कैसे उनकी मां आयरिस हमेशा उन्हें मौत का डर दिखाकर रखती थी। इसी वजह से डार्लीन की मानसिक हालत खराब हो गई थी और उसने अपने बच्चों स्टेफनी और चार्ली को बचपन में ही उनके पिता के पास छोड़ दिया था। इधर स्टेफनी डायरी पढ़कर समझ जाती है कि उनके साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है। वह घबराकर सबको फोन करने लगती है और उनके घर की ओर निकल पड़ती है, लेकिन लंच में व्यस्त होने की वजह से कोई भी फोन नहीं उठाता। उधर हावर्ड अपने बच्चों के पास आ जाता है। तभी डार्लीन नीचे पड़ा हुआ एक तेज धार वाला औजार देखती है और उसे उठाकर एक तरफ रख देती है, लेकिन तब तक घटनाओं की श्रृंखला शुरू हो चुकी होती है। जैसे ही हावर्ड उसकी ओर बढ़ता है, उसी पल वह कांच का टुकड़ा जो पहले गिलास में गिरा था अब हावर्ड के पैर में चुभ जाता है। उसी दौरान वह धारदार औजार जिसे डार्लीन ने एक तरफ रखा था गिर जाता है और उससे घास काटने की मशीन चालू हो जाती है। वह मशीन सीधे हावर्ड के चेहरे पर चढ़ जाती है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। अब स्टेफनी को आयरिस की थ्योरी पर पूरा यकीन हो जाता है कि आयरिस की मौत के साथ ही अब उसका पूरा परिवार मरना शुरू हो जाएगा, क्योंकि असल में उनका जन्म होना ही नहीं था। इसलिए स्टेफनी अपनी पूरी रिसर्च तैयार करती है, अपने परिवार को इकट्ठा करती है और उन्हें सब कुछ समझाने लगती है। स्टेफनी बताती है कि कैसे स्काई टॉवर में आयरिस द्वारा लोगों को बचा लेने के बाद भी मौत ने उन सभी को एक एक करके मारना शुरू कर दिया, लेकिन क्योंकि उन लोगों की संख्या सैकड़ों में थी, इसलिए मौत को हर एक तक पहुंचने में कई साल लग गए। और इसी दौरान बहुत से लोगों ने बच्चे भी पैदा कर लिए थे जिनका अगर वे टॉवर में मर गए होते तो उनका जन्म ही नहीं होता। इसलिए अब डेथ उन सभी को मार रही है जिनका किसी भी तरह से उस टॉवर में मौजूद लोगों से संबंध था। और आखिर में जब आयरिस की मौत का समय आता है तो वह उस केबिन में छिप जाती है। मौत को वहां तक पहुंचने में कई साल लग जाते हैं। इसी वजह से इतने समय तक कोई और नहीं मरता। लेकिन अब आयरिस की मौत के बाद डेथ फिर से उनके पीछे आने वाली है। अब मौत का यह सिलसिला क्रम के अनुसार चलेगा, बड़ों से छोटों की तरफ। आयरिस का बड़ा बेटा हावर्ड था, तो हावर्ड की मौत के बाद उसके 3 बच्चे उम्र के हिसाब से मरेंगे। सबसे पहले बड़ा बेटा एरिक, फिर जूलिया और अंत में सबसे छोटा बॉबी। इसके बाद हावर्ड की छोटी बहन डार्लीन के परिवार की बारी आएगी। पहले डार्लीन, फिर स्टेफनी और आखिर में चार्ली। लेकिन हावर्ड की पत्नी ब्रेंडा और स्टेफनी के पिता सुरक्षित हैं, क्योंकि वे आयरिस और पॉल की ब्लड लाइन से नहीं हैं। स्टेफनी यह भी बताती है कि उसे डायरी में जाबी नाम के एक व्यक्ति के बारे में पता चला है जिसने मौत को धोखा दिया था, इसलिए वे उसे ढूंढकर पूछ सकते हैं कि आखिर कैसे बचा जाए। हालांकि इस बार भी कोई उसकी बात पर भरोसा नहीं करता। सब यही कहते हैं कि स्टेफनी भी अपनी दादी की तरह पागल होती जा रही है। यह कहकर सब चले जाते हैं। उसी रात जब टैटू आर्टिस्ट एरिक रोज की तरह काम कर रहा होता है, सारे काम खत्म होने के बाद वह दुकान में अकेला रह जाता है। वह अपने पिता हावर्ड की याद में अपने हाथ पर टैटू बनाना शुरू करता है। तभी उसे स्टेफनी का मैसेज आता है कि अगला नंबर उसी का है, इसलिए उसे सावधान रहना चाहिए। लेकिन एरिक फोन बंद कर देता है। इसके बाद घटनाएं अपने आप घटने लगती हैं। साउंड बॉक्स के वाइब्रेशन से एक बोतल गिर जाती है। वह घबरा कर खड़ा होता है, जिससे कुर्सी जाकर अलमारी से टकरा जाती है। एक तरल पदार्थ की बोतल गिर जाती है। ढक्कन ठीक से बंद न होने की वजह से तरल बाहर बहने लगता है। थोड़ी देर में एक चेन झटके खाते खाते खुल जाती है और उसी चेन में फंसा छल्ला सीधा एरिक की नाक की रिंग में अटक जाता है। वह वहां से निकल नहीं पाता। उधर नीचे एक लैंप गिर जाता है और आग लग जाती है। उसी समय एरिक चेन से लटका रह जाता है। तभी दुकान में एक जोरदार धमाका होता है। सुबह होते ही स्टेफनी अपने छोटे भाई चार्ली को जगाती है। एरिक का फोन रात से बंद आ रहा होता है, इसलिए दोनों जल्दी से एरिक के घर की ओर निकलते हैं। रास्ते में चार्ली को पता चलता है कि पिछली रात एरिक की दुकान में विस्फोट हुआ था। यह सुनकर दोनों और भी डर जाते हैं। लेकिन तभी वे एरिक को सड़क पर सही सलामत देख लेते हैं। एरिक बताता है कि वह विस्फोट में बच गया क्योंकि किस्मत से उसने एक लेदर जैकेट पहन रखी थी। यह देखकर स्टेफनी और भी उलझन में पड़ जाती है, क्योंकि सिस्टम के हिसाब से तो एरिक को मर जाना चाहिए था। वह एरिक को बेहद सतर्क रहने की चेतावनी देती है। स्टेफनी अब आयरिस की डायरी से अपने आइडिया निकालने लगती है कि कैसे फुटबॉल खेलते बच्चों की गेंद उसे लग सकती है। पास के पेड़ पर एक ट्रिमर लटका है और एक आदमी पत्ते उड़ाने वाली मशीन चला रहा है, इसलिए ये सारी चीजें एरिक को मारने की कोशिश कर सकती थीं। तभी वहां एरिक की छोटी बहन जूलिया भी आ जाती है। स्टेफनी एरिक को दोबारा कचरा ट्रक से दूर रहने को कहती है। उसी समय जूलिया पीछे की ओर जा रही होती है। तभी पहले से जुड़ी सारी घटनाएं एक साथ मिल जाती हैं और उनके कारण जूलिया दोबारा कचरा ट्रक में गिर जाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे स्टेफनी ने अंदाजा लगाया था। लेकिन यह सब एरिक की जगह उसकी छोटी बहन जूलिया के साथ हो जाता है। अब तीनों तेजी से ट्रक के पीछे दौड़ते हैं ताकि जूलिया को बाहर निकाल सकें,
लेकिन वे कुछ भी नहीं कर पाते। आखिरकार जूलिया उस गार्बेज ट्रक में फंसकर मर जाती है। स्टेफनी रोते हुए माफी मांगती है कि उसने सिस्टम को समझने में गलती कर दी। तभी ब्रेंडा असली सच्चाई सामने लाती है। दरअसल एरिक हार्वर्ड का असली बेटा नहीं था। उस समय ब्रेंडा का किसी और के साथ रिश्ता था, इसीलिए एरिक का असली पिता कोई और था। ब्रेंडा ने यह सच हार्वर्ड, एरिक और बाकी सभी से छुपाकर रखा था। इसलिए एरिक आयरिस की ब्लड लाइन में नहीं आता। उसी हिसाब से मौत की बारी जूलिया की थी और वही मारी गई। ये सच्चाई जानकर एरिक बुरी तरह गुस्से में आ जाता है और वहां से चला जाता है। अब हार्वर्ड के परिवार में सिर्फ सबसे छोटा बेटा बॉबी बचा है, यानी अब मौत की बारी बॉबी की है। अब सभी लोग स्टेफनी की थ्योरी पर विश्वास करने लगते हैं। वे योजना बनाने लगते हैं कि बॉबी को कैसे बचाया जाए, क्योंकि अब मौत सीधे उसी के पीछे आएगी। तभी उन्हें याद आता है कि आयरिस की डायरी में जाबी नाम के एक व्यक्ति का जिक्र था जो मौत से बच गया था। चार्ली तब तक उसका पता भी ढूंढ निकालता है। वह पास के एक हॉस्पिटल में काम करता है। अब वे सभी वहां जाकर उससे पूछने का फैसला करते हैं। हालांकि एरिक का असली पिता कोई और था, फिर भी वह बॉबी को अपना भाई मानता था, इसलिए वह भी बॉबी को बचाने के लिए उनके साथ जाने का फैसला करता है। सभी लोग हॉस्पिटल पहुंचकर जाबी से मिलते हैं। स्टेफनी जब उसे पूरी कहानी बताती है तो जाबी खुलासा करता है कि वह कोई और नहीं बल्कि वही छोटा बच्चा है जो उस हादसे वाले दिन अपनी मां के साथ टॉवर में गया था और जिसे आयरिस ने बचा लिया था। यानी असली टाइमलाइन के हिसाब से आयरिस के बाद सबसे आखिर में उसी को मरना था, लेकिन आयरिस ने मौत को अपने तक ही रोक कर रखा। जाबी यह भी बताता है कि ऐसा सिर्फ उनके साथ ही नहीं हुआ, और भी कई लोगों के साथ हुआ है। आज तक कोई भी मौत को धोखा नहीं दे पाया और कोई भी डेथ को चिट नहीं कर सका। वह जानता था कि इसी वजह से उसने आयरिस के साथ मिलकर दुनिया से दूर वह घर बनाया था, ताकि आयरिस वहां सुरक्षित रह सके। लेकिन आखिरकार आयरिस को कैंसर हो गया और अब उसे खुद भी कैंसर हो चुका है। तो फिर हम मौत से कैसे बचेंगे? तभी स्टेफनी पूछती है। अब जाबी के अनुसार उसने अपनी पूरी जिंदगी में मौत से बचने के दो ही तरीके खोजे हैं। पहला तरीका यह है कि जिसकी मौत की बारी आए वह अपनी जगह किसी और को मार दे। ऐसा करने से वह जिस व्यक्ति को मारेगा उसकी पूरी जिंदगी उसे मिल जाएगी। दूसरा तरीका यह है कि जिसे मरना है उसे किसी तरह सांस रुकने तक मरने दिया जाए, फिर बिल्कुल आखिरी पल में परिवार के बाकी लोग उसे किसी तरह बचा लें। ऐसा होते ही मौत उस ब्लड लाइन का पीछा छोड़ देती है और अपने अगले शिकार की तरफ चली जाती है। यह सुनकर एरिक अपने भाई बॉबी को बाहर ले जाता है। वे पहले यह सोचते भी हैं कि क्या बॉबी को किसी और की जान ले लेनी चाहिए ताकि वह किसी और की जिंदगी पा सके। अगर वह ऐसा किसी बच्चे के साथ भी करे तो बॉबी को पूरे एक इंसान की जिंदगी मिल जाएगी। लेकिन दोनों में से कोई भी इसके लिए तैयार नहीं होता और वे दूसरा विकल्प चुनते हैं। अब क्योंकि बॉबी को बचपन से ही नट्स मेवे से एलर्जी थी, एरिक की योजना के अनुसार वे उसे नट्स वाला चॉकलेट खिलाएंगे जिससे उसकी हालत बहुत खराब हो जाएगी। बॉबी तब बिल्कुल मरने जैसी हालत में पहुंच जाएगा और क्योंकि वे पहले से ही हॉस्पिटल में हैं, एरिक उसे मरने से ठीक पहले डॉक्टर के पास ले जाकर उसकी जान बचा लेगा। लेकिन जिस मशीन से उन्होंने नट्स वाली चॉकलेट निकाली थी वह अटक जाती है। दोनों जोर लगाकर मशीन को हिलाने लगते हैं, तभी उसके साथ एक स्प्रिंग भी बाहर निकल आता है। इसके बाद वे दोनों एक एमआरआई रूम में चले जाते हैं ताकि कोई उन्हें देख न सके। एरिक बॉबी से कहता है कि वह वहीं सुरक्षित रहे। वह एक व्हील चेयर लाने चला जाता है ताकि मरते हुए बॉबी को डॉक्टर तक ले जाने में जरा भी देर न हो। लेकिन कुछ ही देर में उनकी ही गलती से एमआरआई मशीन चालू हो जाती है। यह मशीन धातु की हर चीज को अपनी ओर खींचती है, यानी अब मौत अपना खेल शुरू कर चुकी थी। व्हीलचेयर लाने से पहले एरिक बॉबी के पास से उसका एलर्जी वाला इंजेक्शन ले लेता है ताकि एलर्जी होने के बाद भी बॉबी खुद को इंजेक्शन न लगा सके और उनकी योजना सही से काम करे। योजना के मुताबिक बॉबी वह चॉकलेट खा लेता है और उसे एलर्जी होने लगती है, लेकिन वे यह नहीं देख पाते कि पीछे एमआरआई मशीन पूरी तरह चालू है जो अब एक एक करके सारी धातु की चीजों को अपनी ओर खींचने लगती है। क्योंकि एरिक ने अपने पूरे शरीर में मेटल पियर्सिंग करवा रखी थी, इसलिए उसका पूरा शरीर एमआरआई मशीन की तरफ खींचने लगता है। आखिरकार व्हील चेयर उससे टकराते ही एरिक पूरी तरह एमआरआई मशीन में चिपक जाता है, कुचल जाता है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। दूसरी ओर बॉबी अब एलर्जी से मरते मरते एरिक के हाथ से इंजेक्शन लेने की कोशिश करता है और आखिरकार वह खुद अपने शरीर में इंजेक्शन लगा लेता है। लेकिन बाहर तक तब तक एमआरआई मशीन का मैग्नेटिक फील्ड पहुंच चुका होता है। यह देखकर एक नर्स यह जानने के लिए उस कमरे में जाती है कि क्या हुआ है। जैसे ही वह दरवाजा खोलती है, उसी मशीन का वह स्प्रिंग जो गलती से एरिक और बॉबी की वजह से बाहर निकल आया था, खींचकर सीधा बॉबी के सिर में लग जाता है और उसकी भी मौत हो जाती है। अब केवल डार्लिन, स्टेफनी और चार्ली ही जिंदा बचते हैं। चूंकि अगली बारी डार्लिन की थी, इसलिए तय होता है कि वह अपनी मां के साथ आयरिस की केबिन में जाकर रहेगी जो सबसे सुरक्षित जगह है। वहां मौत कुछ भी नहीं कर पाएगी और जब तक डार्लिन सुरक्षित रहेगी तब तक स्टेफेनी और चार्ली भी सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि मौत एक तय सिस्टम के अनुसार काम करती है। अब उनके पास और कोई रास्ता नहीं बचता।
वैसे भी डार्लिन अपने बच्चों के लिए पहले कभी कुछ नहीं कर पाई थी, लेकिन अब उनकी जान बचाने के लिए वह पूरी जिंदगी उस सुरक्षित केबिन में बंद रहने को भी तैयार हो जाती है। तीनों एक लंबी ड्राइव के बाद आखिरकार उस केबिन तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां भी गेट बंद होता है और बिजली की तारों में करंट दौड़ रहा होता है। स्टेफेनी अपनी गाड़ी से टक्कर मारकर गेट तोड़कर अंदर घुस जाती है, लेकिन इसी बीच उसकी सीट बेल्ट फंस जाती है और वह वहीं अटक जाती है। अब सबसे जरूरी था मां डार्लिन को सुरक्षित करना, इसलिए चार्ली डार्लिन को लेकर जल्दी जल्दी केबिन के अंदर चला जाता है। उधर मौत की प्रक्रिया फिर से शुरू हो जाती है। एक बिजली की तार टूटकर केबिन पर गिरती है, जिससे अंदर गैस लीक हो जाती है और एक भयानक विस्फोट होता है। बाहर डार्लिन और चार्ली घायल हो जाते हैं। साथ ही गाड़ी पलट जाती है, जिसमें स्टेफेनी सीट बेल्ट में फंसी रहती है और बाहर नहीं निकल पाती। तभी गाड़ी का एक हिस्सा उसके ऊपर गिर जाता है और डार्लिन की मौत हो जाती है। दूसरी ओर गाड़ी में फंसी स्टेफेनी पानी में डूबने लगती है और अब मरने की बारी उसी की होती है, लेकिन चार्ली दौड़कर आखिरी पल में किसी तरह उसे बाहर निकाल लेता है और उसकी जान बचा लेता है। जाबी ने पहले ही बताया था कि अगर कोई थोड़ी देर मरकर फिर जिंदा हो जाए तो मौत उसकी ब्लड लाइन छोड़कर आगे बढ़ जाती है। ठीक ऐसा ही स्टेफेनी के साथ होता है और दोनों खुश होते हैं कि अब वे बच जाएंगे। कुछ दिन बीत जाते हैं। दोनों भाई बहन अपने पिता के साथ बीते हुए दर्दनाक अतीत को भूलकर जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। आज वे साथ में चार्ली के एक दोस्त को पार्टी के लिए लेने गए होते हैं। वहां वे एक डॉक्टर को पूरी कहानी बताते हैं कि कैसे चार्ली ने स्टेफेनी को कुछ देर मरने के बाद बचा लिया था। लेकिन तभी डॉक्टर एक भयानक रहस्य उजागर करता है। वह बताता है कि मेडिकल साइंस के अनुसार स्टेफेनी कभी मरी ही नहीं थी, वह सिर्फ बेहोश हुई थी, यानी मौत ने अब तक उनका पीछा नहीं छोड़ा था। उसी पल पीछे से एक महिला के हाथ से एक सिक्का गिरता है, जो लुढ़कते लुढ़कते सीधे रेलवे ट्रैक में फंस जाता है। इसके कारण ट्रेन पटरी से उतर जाती है और स्टेफेनी चार्ली की ओर बढ़ने लगती है। दोनों पूरी ताकत से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंत में वे दोनों ट्रेन के नीचे कुचलकर मारे जाते हैं। अर्थात मौत को कोई भी धोखा नहीं दे सकता। और इसी दर्दनाक अंजाम के साथ यह पूरी फिल्म यहीं समाप्त हो जाती है।